जय हिंद। इसमें जानते हैं शिक्षण के सोपान या अवस्थाएं। शिक्षण के सोपान, स्टेजेस ऑफ टीचिंग। कि शिक्षण में क्रियाओं का विशेष महत्व होता है, यानी शिक्षण में क्रिया का विशेष ही महत्व होता है, क्योंकि बिना एक्टिविटीज के, बिना क्रिया के शिक्षण कार्य वह नहीं है। क्योंकि शिक्षण क्रियाएं ये छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करती हैं। शिक्षक क्लासरूम में जाता है, विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है, विभिन्न प्रकार की गतिविधि करता है अपने शिक्षण कार्यों के लिए, ताकि छात्रों को वो अधिक से अधिक नॉलेज दे सके, यानी छात्रों को सीखने में सहयोग प्रदान कर सके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भली भांति नियोजित एवं क्रियान्वित करने के 3 पद या सोपान का अनुसरण करना पड़ता है। यानी शिक्षण में शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए 3 पदों का या 3 सोपानों का अनुसरण करना पड़ता है। आप इसे कह सकते हैं शिक्षण के 3 अवस्थाएं से होकर गुजरना पड़ता है। किसी भी शिक्षक को इन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहली अवस्था है, पहला जो सोपान है, पहली अवस्था जो है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। सेकेंड अवस्था यानी दूसरा स्टेज जो है शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था या शिक्षण की अंतःक्रिया सोपान, इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तीसरा जो सोपान है या तीसरा जो स्टेज है शिक्षण के उत्तर क्रिया अवस्था या शिक्षण की उत्तर क्रिया सोपान, पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तो किसी भी शिक्षण कार्य को करने के लिए किसी भी शिक्षक को इन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग एंड पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। पहला प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था या क्रिया सोपान। देखिए इसमें क्या होता है, यानी कि शिक्षण कार्य करने से पहले की अवस्था, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है क्रिया पूर्व अवस्था, यानी कि शिक्षण करने की पहली अवस्था है, तो शिक्षण कार्य करने से पहले की अवस्था। शिक्षण से संबंधित अन्य क्रियाएं होती है जिन्हें कक्षा का शिक्षण से पूर्व शिक्षक करता है। यानी कि जब क्लासरूम में जाता है, क्लासरूम में जाने से पहले, उससे पहले कि वो उसकी पूर्व तैयारी, क्लासरूम में पढ़ाने से पहले की उसकी तैयारी। इन क्रियाओं में शिक्षक अपनी योग्यता, अनुभव, विषय के अनुसार अपनी योग्यता, अनुभव और विषय के अनुसार कक्षा में शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित करता है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किस पाठ्यवस्तु को किस क्रम में प्रस्तुत किया जाए, इसकी भी योजना बनाता है। इस योजना के अनुसार शिक्षण की विभिन्न प्रकार की विधि प्रविधि का भी चयन करता है कि कहाँ पे किस प्रकार से कौन सी विधि और प्रविधि का प्रयोग करके शिक्षण कार्यों को करना है, उसकी व्यूरचना तैयार करता है। ये सभी क्रियाएं पाठ को सफल बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस सोपान के स्तर में निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित होती है, यानी कि शिक्षण की पूर्व अवस्था का जो सोपान है, जो स्टेजेस हैं, प्री एक्टिव स्टेज, इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। वो क्रियाएं इस प्रकार है। पहला, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, फिक्सेशन ऑफ गोल, यानी कि जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है शिक्षण के लिए, शिक्षण से संबंधित शिक्षक क्या करता है, उन सभी लक्ष्य उद्देश्यों का निर्धारण करता है कि क्लासरूम में किस प्रकार से उसे पढ़ाना है
कैसा व्यवहार करना है, किस वो सारे व्यवहारों का बच्चों के व्यवहार में यानी छात्रों के व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन लाना है, उन सभी प्रकार के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। फिर उसके बाद आता है कि पाठ वस्तु का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। फिर उसके बाद क्या करता है कि पाठ वस्तु का निर्धारण करता है कि यानी छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ वस्तु के संबंध में वो निर्णय लेता है कि छात्रों को किस प्रकार से पढ़ाना है, उन पाठ वस्तुओं का विश्लेषण करता है और उसमें किस भाषा का, किस संकेत का, कौन सा रीजनिंग, कौन से एग्जाम्पल किस प्रकार से पढ़ाने हैं, वो सारी चीजों का चयन करता है। फिर उसके बाद आता है पाठ्यवस्तु के अवयव को क्रमबद्ध, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ कंटेंट, यानी जो चीजें पाठ्यवस्तु का चयन किया है, अब उन सारे चयन किए गए पाठ्यवस्तु को एक सिक्वेंशियल फॉर्म में करता है, क्रमबद्ध करता है। कहाँ पे पहले कौन सी चीजें पहले बतानी है, फिर उसके बाद क्या बतानी है, उसको एक पाठ्यवस्तु के जो एलिमेंट है, जो अवयव है, उसको क्या करता है, वो सीक्वेंस में करता है, क्रमबद्ध करता है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से नॉलेज और किस क्रम में देना है। फिर उसके बाद आता है शिक्षण व्यू रचना का वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी। फिर उसके बाद क्या करता है कि शिक्षक इन व्यू रचनाओं का चयन करता है, क्योंकि अब इस इतना भी संभव नहीं हो पाता है कि सभी जिन जिन व्यू रचनाओं का वो चयन कर पाया है केवल उतने तक ही सीमित रहे। क्लासरूम में जाने के बाद वहाँ पे जिस आवश्यकता अनुसार वो अपने स्ट्रेटेजी को भी चेंज करता रहता है। कब कहाँ पे किस तरह की आवश्यकता पड़ेगी, कौन सी विधि प्रविधि की आवश्यकता पड़ेगी, वो कैसे उपयोग करेगा, वो कभी कभी वो क्लासरूम पे जाने के बाद, बच्चों से प्रश्न पूछने के बाद, बच्चों को बताने के बाद, ये सारी चीजें क्लासरूम में व्यू रचनाओं का वितरण किस प्रकार से करता है, ये एक्चुअल जब क्लासरूम में जाता है तो उस समय पता चलता है। आता है इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था, अंतःक्रिया सोपान। शिक्षण की अंतःक्रिया सोपान के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने पर करता है। कक्षा में प्रवेश करने पर क्या करता है, यानी जब पूर्व अवस्था कर लिया, जब क्लासरूम में जाएगा बच्चों के सामने जो इंटरेक्शन करता है, जो एक्टिविटीज करता है, जो क्रियाएं करता है, वो इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग होती है। इस सोपान में पाठ का प्रस्तुतिकरण से संबंधित सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। शिक्षण की पूर्व और अंतःक्रिया सोपान में अंतर यह है, आदान है, मुख्य अंतर यह है कि शिक्षण की पूर्व क्रियावस्था शिक्षक द्वारा बहुत ही सोच समझकर स्वयं द्वारा ही की जाती है, परंतु इसके विपरीत अंतःक्रिया अवस्था में शिक्षक का व्यवहार अधिकतर कक्षा की परिस्थितियों एवं छात्रों की अवस्थाओं को निर्देशित होकर तत्काल सहज भाव से होने वाला होता है। क्योंकि प्रीएक्टिव स्टेज में शिक्षक केवल शिक्षक रहता है, वो जानबूझकर सोच समझकर अपनी युक्ति योजना बनाता है, लेकिन अंतःक्रिया अवस्था में जब जो योजना बना लिया है, जब शिक्षक क्लासरूम में जाता है तो वहाँ बच्चों के सामने जो व्यवहार करता है, जो परिस्थितियाँ आती हैं, जो अवस्थाएं आती हैं, उससे निर्देशित होकर वो होने वाला इंटरेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे छात्र और शिक्षक आमने सामने रहते हैं, आमने सामने रहते हैं। शिक्षक उस समय वही क्रियाएं करते हैं जिन्हें वे उस परिस्थिति के संदर्भ में उचित समझते हैं। जाहिर सी बात है, जब क्लासरूम में छात्र होते हैं, छात्र की जो परिस्थितियां होती हैं, क्लासरूम की जो परिस्थितियां होती है, उसी के अनुरूप शिक्षक व्यवहार करता है। ये टीचर और स्टूडेंट के बीच होने वाली अंतःक्रिया है। अब इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित होती हैं।
कक्षा के आकार की अनुभूति, यानी साइज ऑफ द क्लास, क्लास का साइज किस प्रकार है उसके आधार पर शिक्षक अंतःक्रिया करता है। छोटी कक्षाएं हैं तो उस आधार पे, बड़ी कक्षाएं हैं तो उस आधार पे, क्लास का साइज जिस आधार पे होता है वो उस आधार पे अंतःक्रिया करता है। आमने सामने छात्रों से, बैठे हुए छात्रों की क्षमताओं को जांच करता है। शिक्षक उसके आधार पे अपनी प्रस्तुति देता है और साथ ही साथ समय समय पे छात्रों की उसकी क्षमताओं का भी पता लगाता है। दूसरा आता है, दूसरी क्रिया है जो है छात्रों का निदान, डायग्नोसिस ऑफ लर्नर। यानी डायग्नोसिस ऑफ लर्नर, जब शिक्षक अंतःक्रिया करता है छात्रों के साथ तो वहाँ पे जो छात्रों की कमियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, जो उसका भी वो पता लगाता है, उसकी कमियों को पता लगाता है। उसकी तो वो कैसे लगाता है, जैसे पहला, छात्रों की क्षमताओं योग्यता का पता लगाना, छात्रों की अभिवृत्तियों और अभिरुचियों का पता लगाना, छात्रों की शैक्षिक बैकग्राउंड यानी शैक्षिक पृष्ठभूमि का पता लगाना। ये सारी छात्रों के पता लगाने के बाद उसकी वो डायग्नोस कर। इनिटेशन ऑफ रिस्पॉन्स, इनिटेशन एंड रिस्पॉन्स, क्रम और टॉप क्रम और अनुक्रिया के अंतर्गत यही होता है। शिक्षण की जो संपूर्ण क्रियाएं होती है मुख्य रूप से दो भागों में बांटा रहता है। पहला कि सोप क्रम, दूसरा अनुक्रिया। सोप क्रम यानी इनिटेशन, ये दोनों क्रियाएं यानी शिक्षक और छात्रों के बीच संपादित होती हैं। शाब्दिक अंतःक्रिया कहा जाता है, दोनों के बीच क्लासरूम में शाब्दिक अंतःक्रियाएं होती हैं। शिक्षक अनुक्रिया देता है, छात्र उसका अनुसरण करते हैं। शिक्षण की समस्त क्रियाएं शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार से विश्लेषित किया जाता है। शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है। क्लियर है? एक बार पुनः आप ये इस वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं जो बीएड थर्ड सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं तथा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरा आता है पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण का उत्तर क्रियावस्था या शिक्षण का उत्तर सोपान। इसके अंतर्गत शिक्षण के तृतीय या अंतिम सोपान, पूर्व क्रियावस्था के पहले की तैयारी, दूसरा शिक्षण तैयारी के बाद की अंतःक्रिया। अब ये तीसरा है कि शिक्षण कार्य होने के बाद की अवस्था है। शिक्षण कार्य होने की बाद की अवस्था अब से कर सकते हैं मूल्यांकन की अवस्था। यह सोपान मूल्यांकन से संबंधित होता है क्योंकि बिना मूल्यांकन के शिक्षण अपूर्ण रहता है। कोई भी काम बिना मूल्यांकन के वो पूर्णतः सफल नहीं माना जाता। इसमें भी शिक्षण की वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो छात्र की उत्पत्तियों का मूल्यांकन तथा उद्देश्यों की प्राप्ति में के निर्णय के संबंध में प्रयुक्त की जाती हैं। शिक्षण के अंत में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन का मापन किया जाता है। इसके लिए शिक्षक लिखित तथा मौखिक प्रश्न पूछता है जिसे शिक्षण का तृतीय सोपान कहा जाता है। इस सोपान में निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शिक्षण की उत्तर क्रियावस्था वह अवस्था होती है जब शिक्षण के अंतःक्रिया के बाद, यानी जब क्लासरूम में शिक्षक जाता है पढ़ाने के बाद, तो पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करता है, छात्रों का मूल्यांकन करता है, अपने उद्देश्यों का मूल्यांकन करता है, छात्रों की वो कहाँ तक समझ आया, तभी उससे पता चलता है। अपने शिक्षण कार्यों का मूल्यांकन करता है, सफलता असफलता का मूल्यांकन करता है। क्लियर है? यानी शिक्षण की बाद की अवस्था, शिक्षण कार्य होने के बाद की अवस्था यानी मूल्यांकन की अवस्था है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित है। शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन की परिभाषा, यानी शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन की परिभाषा।
इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि जब शिक्षण कार्य हो जाता है तो उसके बाद ये देखा जाता है कि उसके व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन आया, यानी छात्रों के व्यवहार में किस तरीके का परिवर्तन आया। छात्र अपने शिक्षण कार्यों के बाद यह जानने का प्रयास करते हैं कि विद्यार्थियों के व्यवहार में वो अपेक्षित परिवर्तन आया कि नहीं आया, या मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चलता है। दूसरा है कि मूल्यांकन के लिए उपयुक्त प्रविधियों का चयन। मूल्यांकन के लिए उपयुक्त प्रविधियों का चयन, यानी शिक्षक का यह कार्य होता है कि जब छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का मूल्यांकन करे तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के उपयुक्त प्रविधियों का चयन करे, विधियों का चयन करे, जिससे सही प्रकार का मूल्यांकन हो सके, वो मूल्यांकन विश्वसनीय हो। अगला आता है कि प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। मूल्यांकन के वे सभी निष्पत्तियां यानी उत्पत्तियां जो भी प्राप्त हुए हैं विद्यार्थियों के उद्देश्यों की प्राप्ति, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति, उसके संबंध में ही निर्णय किया जाए, ताकि यह पता चले कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति करना था क्या वो उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, जिन विद्यार्थियों को जिस तरीके का उसके व्यवहार में परिवर्तन करना था क्या वो परिवर्तन हो चुके, प्राप्त हुए, इससे संबंध में निर्णय लेना। तथा मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण क्रियाओं का निदान भी किया जाता है और उसमें जिस प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो उस प्रकार से अधिक प्रभावशाली ढंग से सुधार भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि शिक्षण के संचालन का महत्व। शिक्षण के संचालन का महत्व अब इस प्रकार भी कह सकते हैं कि शिक्षण क्रियाओं का महत्व। ठीक है, शिक्षण की क्रियाओं का मुख्य लक्ष्य छात्रों में अपेक्षित यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है, डिजायरेबल परिवर्तन लाना है। शिक्षण की सफलता शिक्षण की क्रियाओं सफल संचालन पर निर्भर करता है। शिक्षण क्रियाओं का शिक्षण की सफलता में बड़ा ही महत्व होता है। शिक्षण क्रियाओं जैसे पहला, शिक्षण की क्रियाओं को शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षण की क्रियाएं शिक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके इसे प्रभावशाली बनाते हैं। दूसरा है कि सेवारत शिक्षक शिक्षण क्रियाओं के बोध से अपने शिक्षण कौशल का विकास कर सकते हैं और शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। तीसरी बात आती है, तीसरा महत्व यह है कि शिक्षण क्रियाओं से शिक्षण को दिशा निर्देश मिलता है। उन्हें कक्षा में प्रवेश से पूर्व, कक्षा में शिक्षण करते समय तथा कक्षा में शिक्षण के पश्चात क्या करना है, क्या करना चाहिए। अगला है कि शिक्षण सिद्धांत को समझने के लिए शिक्षण चरों के स्वरूप तथा आपसी संबंधों को समझने के लिए शिक्षण क्रियाएं की अवसर प्रदान। पांचवा नंबर है, शिक्षण क्रियाओं को सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया में घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है। छठा है, शिक्षण के विभिन्न स्तरों पर यानी स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर पर व्यवस्था करने में शिक्षण क्रियाओं ही ध्यान में रखा जाता है, यानी शिक्षण क्रियाओं को ही ध्यान में रखा जाता है। अगला है, शिक्षण की अंतर प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए इन तथ्यों का ज्ञान विशिष्ट क्रियाओं के क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने में दिशा प्रदान करता है। शिक्षण क्रियाओं शिक्षण के मूल्यांकन के लिए उचित प्रविधियों के विषय में दिशा निर्देश प्रदान करती है। अगला है, शिक्षण क्रियाएं शिक्षण चरों के स्वरूप को समझने में सहायता प्रदान करती है। अगला है, शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म उपागमों के प्रयोग को बढ़ावा देती है।
ये था स्टेजेस ऑफ टीचिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे टेबल ऑफ